गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का रक्षाबंधन हो गया होगा। सभी ने रक्षाबंधन बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं सेल को। उसी के बारे में आज हम लोग सारी की सारी जानकारी जो है इसकी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, साइटोलॉजी है, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था, माइक्रोस्कोप क्या है, सेल थ्योरी, ये सारी डिटेल जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग देखेंगे ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स के बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, और एक तरीके से ये मान के चलो मतलब अच्छा कंटेंट जो आप लोगों को मिलेगा इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक तरीके से कंटेंट मिलने वाला वो इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक जो है जैसे कि एनसीईआरटी कवर करते हैं हम लोग वैसे उस तरीके से कवर हो जाइए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले साइटोलॉजी। जब हम लोग बात करेंगे साइटोलॉजी की, साइटोलॉजी एक्चुअली में है क्या कि स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, हम लोगों ने सेल को पढ़ा। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? अगर हम लोग सेल की बात करते हैं, सेल क्या है? सेल जो है एक तरीके से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होना है सेल का, वो आपका मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या किसी भी बॉडी का अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन होना है तो हम लोगों को ये पता लगेगा कि वो सेल से ही होगा। किससे होगा? वो सेल से ही होगा। ठीक है, और जब हम लोग सेल के बारे में एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं, भाई उसके पार्ट्स क्या हैं, वो किस प्रकार से बना हुआ है, कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग को प्राप्त करेंगे, वो एक तरीके से साइटोलॉजी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? साइटोलॉजी कहलाएगी। इसके अंदर हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। हम लोग यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। वो जो स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ रहे हैं सेल के बारे में वो क्या कहला रही है? साइटोलॉजी कहला रही है। ठीक है, अब सेल के बारे में देख लेते हैं। सेल का मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है और उनके अंदर किसी प्रकार का अगर फंक्शन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? वो सेल की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को साइटोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक या स्टडी लगती है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भाई सीधी सी बात है सेल से बना हुआ है। सेल थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी 8th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो सीधी सी बात है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो। ठीक है, सबसे पहले साइटोलॉजी की जो शुरुआत की गई थी वो इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने जो साइटोलॉजी की शुरुआत की थी, हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले सेल भी डिस्कवर किया था। ठीक है, नॉन लिविंग सेल अगर पूछ लिया जाए, नॉन लिविंग सेल अगर पूछ लिया जाए किसने डिस्कवर किया है, नॉन लिविंग सेल अगर पूछ लिया जाए किसने डिस्कवर किया है या सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया है, तो आप लोग सीधी सीधी आंख बंद करके इस भैया जी के नाम के ऊपर टिक लगा दीजिएगा और साल आपको याद रखना 1665। ठीक है, इन्होंने डेड सेल्स वगैरह जो है अपने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा था। वो जो डेड सेल्स देखे थे कैम्बियम के अंदर, बार्क ऑफ ए ट्री के अंदर जो देखे थे वो खुद के बनाए हुए सेल्स इन्होंने देखे थे। ठीक है, और ये एक प्रकार से नॉन लिविंग सेल्स थे जो इन्होंने जो देखे थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प्स द डिस्कवरी ऑफ सेल। भाई सीधी सी बात है सेल माइक्रो यूनिट्स हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं, माइक्रो यूनिट्स हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तरीके से माइक्रोस्कोप का जब से इन्वेंशन हुआ, सबसे पहले हम लोग ये बात करें कि 1665 के अंदर ही हुआ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, तो इन्होंने ही सबसे पहले एक तरीके से डिस्कवरी ऑफ सेल की, क्योंकि माइक्रोस्कोप आ गया तो हम लोगों को देखने में आसानी हो रही है। ठीक है, और फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय मैंने बता दिया रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 के अंदर। उन्होंने क्या देखा था? हनी कॉम कंसिस्ट ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, उन्होंने सेल्स जो देखा था, ठीक है, एक बार्क ऑफ ए ट्री के अंदर देखा था, उनको ऐसा दिखाई दिया कि एक तरीके से मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसे स्ट्रक्चर का आप लोगों को वहां को उनको सेल्स का स्ट्रक्चर देखने को मिला। लिविंग सेल्स की अगर बात की जाएगी तो एंटोन वैन ल्यूवेन हुक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। इन्होंने लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे पॉन्ड के अंदर से। मतलब सबसे पहला सेल जो डिस्कवर हुआ था 1665 के अंदर हुआ था। लिविंग सेल की अगर बात करते हैं तो 1674 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1674 के अंदर क्या हो गया था? लिविंग सेल डिस्कवर हो गया था। और इन्होंने एक तरीके से लिविंग सेल कहाँ से उठाए हैं? पॉन्ड वाटर से। पॉन्ड वाटर लेके आए भैया जी और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, कुछ हिलता डुलता नजर आया। और जो हिलता डुलता नजर आया उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो है भाई, हिल रहा है डुल रहा है इधर से उधर।
तो उन्होंने फिर उसको नाम दे दिया ये है लिविंग सेल्स। ठीक है, इन्फुसेरिया, आई थिंक इन्फुसेरिया जो है वर्ड दिया गया था उसके लिए स्पेशल। उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है, सेल्स का जो कंट्रोलिंग पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है आपको रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया भाई? रॉबर्ट हुक ने हमारे लिए डिस्कवर किया सबसे पहला सेल, जो कि एक तरीके से नॉन लिविंग सेल था। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास लिविंग सेल। लिविंग सेल 1664 के अंदर 1674 के अंदर हुआ था लिविंग सेल, जो कि एंटोन वैन ल्यूवेन हुक ने किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की रॉबर्ट ब्राउन की, जो कि न्यूक्लियस उन्होंने डिस्कवर किया था। पुरकिंजी नाम का साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज द लिविंग फ्लूइड। क्या है ये? लिविंग फ्लूइड। अगर प्रोटोप्लाज्म किसी भी लिविंग सेल, मतलब किसी भी सेल के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, कि ये जो सेल है वो क्या है? लिविंग है। वो क्या है? लिविंग है। अगर सीधी सी बात है प्रोटोप्लाज्म नहीं है ना प्रेजेंट किसी भी सेल के अंदर, हम लोग ये मान लेते हैं कि वो जो सेल है वो क्या है? डेड है वो। ठीक है, माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी छोटी जो माइक्रोस्कोपिक जो चीजें होती हैं उसको एक तरीके से क्या है? जूम करके हम लोगों को दिखाता है। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। 3 टाइप के हमारे पास माइक्रोस्कोप दे रखे हैं। ठीक है, एक माइक्रोस्कोप है क्या? माइक्रो का क्या मतलब? सूक्ष्म। स्कोप का मतलब उसको और ज्यादा जूम करके दिखाना, छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा जूम करके जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, वो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखाया जा रहा है। अब जब हम लोग देखेंगे ये माइक्रोस्कोप 1665 के अंदर भैया जी ने जो डिस्कवर किया था, और कॉर्क सेल मैंने बताया बार्क ऑफ ए ट्री के अंदर से इन्होंने ये देखा था। ठीक है, पेड़ की छाल उतारी, पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसका फिर इन्होंने नाम दे दिया था हनी कॉम्ब मेज लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब मेज लाइक स्ट्रक्चर। ये जो हनी कॉम्ब मेज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर करने के बाद इसका पूरा चिट्ठा पत्रा खुला। ठीक है, अब एक सवाल है कि सबसे पहले जो है एनसीईआरटी के अंदर सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने किया? अगर मैं बात करता हूँ 1665 की, सबसे पहले 1665 के अंदर किसने सेल डिस्कवर किया था? ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद कर लेते हैं 1674 की। 1674 के अंदर किसने सेल डिस्कवर किया भाई? एंटोन वेन ल्यूवेन हुक। ठीक है, इन्होंने जो डिस्कवर किया है वो है लिविंग सेल। कौन सा सेल है ये? लिविंग सेल। और कहां से डिस्कवर किया? पॉन्ड से। और ये वाला सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट हुक ने, ये कहां से गया? ये इन्होंने बार्क ऑफ ए ट्री से डिस्कवर किया। किस कहां से गया? बार्क ऑफ ए ट्री से इन्होंने ये सेल डिस्कवर किया है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई भाई। अब इसके बाद देखो, लिविंग सेल्स जो है किसने डिस्कवर किए थे? लिविंग सेल्स के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजी, ल्यूवेन हुक और रॉबर्ट ब्राउन। 4 ऑप्शन है, इसके अंदर ठीक ऑप्शन कौन सा होगा? लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था भाई? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, हम लोगों ने अभी बात की, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया? डेड सेल डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया? डेड सेल। पुरकिंजी ने क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म। क्या डिस्कवर किया भाई? प्रोटोप्लाज्म। ल्यूवेन हुक ने, इन भैया जी ने लिविंग सेल डिस्कवर किया। क्या? लिविंग सेल जो है इन भैया जी के द्वारा डिस्कवर हुआ। रॉबर्ट ब्राउन की कोई पूछ ले, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है भाई? इतना टाइम वेस्ट बेचारे ने वेस्ट कराया, क्या करा इतने टाइम के लिए? उसने उसने डिस्कवर कराया न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया उसने? न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया उसने? न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि जो हम लोगों ने माइक्रोस्कोप देखा है, सिंपल माइक्रोस्कोप से जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप से जो रॉबर्ट हुक भैया जी थे उन्होंने एक तरीके से पूरा पूरा सेल जो है डिस्कवर करके दे दिया। अब हमारे पास एक अलग से माइक्रोस्कोप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है। ये आप लोगों ने माइक्रोस्कोप देखा हुआ है। ठीक है, हर एक ने माइक्रोस्कोप ऐसा देखा हुआ है। तो इसके अंदर होता क्या क्या चीजें देखो। बेस, बेस सबसे पहला पार्ट है। बेस, बेस हो गया ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? बेस। ठीक है, बेस होता क्या है? बेस अगर कोई पूछ ले बेस होता क्या है, तो बेस आप लोग देखोगे बेसल मेटालिक होता है, हॉर्स शू शेप का होता है, मतलब घोड़े का जो पैर होता है उस शेप का है ये। ठीक है, और इसी के ऊपर पूरा पूरा जो वेट है वो लगा रहता है। देखो घोड़े के शेप का ये पूरा वेट किसके ऊपर है? इसी के ऊपर डिपेंडेंट है सारा का सारा। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट बात कर लेते हैं हैंडल आर्म। ठीक है,
हैंडल आर्म, नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है, हैंडल आर्म क्या है, ये वाला है, ये एक तरीके से ये हैंडल आर्म है ये, ठीक है। ये काम क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोप को उठा के पकड़ के लेके जाने का इधर उधर, ठीक है, रखने का कहीं पे भी लैब के अंदर, वो आर्म यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है। स्टेज क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक रेक्टेंगुलर हॉरिजेंटल प्लेट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, स्टेज क्या है, आप लोगों को स्टेज देखने को मिलेगा, ये है स्टेज, ये वाला, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल स्टेज और दूसरा है सिंपल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्टेज क्या है, मेटालिक है, होता है ये मेटल का बना हुआ है और इसी के ऊपर प्लेट वगैरह जो है वो एक तरीके से लगाई जाती है, ठीक है। स्टेज क्लिप आप लोगों को देखो यहाँ पे क्लिप आपको नजर आएगी, स्टेज क्लिप ये जैसे है, इसके ऊपर ये वाली जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर मतलब एक तरीके से हम लोग इसको ही बोल देते हैं स्टेज क्लिप, ठीक है। जो एक तरीके से जो आप लोग नीचे स्लाइड लगाओगे, आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा, वो एक डॉक्टर होता है उसके अंदर, वो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, एक स्लाइड लेता है उस माइक्रोस्कोप के अंदर डाल देता है, फिर उसको जूम करके ऐसे ऐसे आंख कर करके देख, वो जो चीजें हैं वो आप लोगों को इसी माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखने को, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ठीक है, उसका कंडेंसर ये स्टेज के बिल्कुल नीचे होता है और कंसंट्रेट करता है लाइट रेज को। लाइट रेज को एक तरीके से एक ही जगह के ऊपर जो फोकस करने के लिए जो चीज अपने हमारे पास जो प्रेजेंट होगी, ये इधर इधर वाली साइड के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे कंडेंसर वगैरह जो चीजें हैं वो मौजूद रहेंगी, जो इसको लाइट सारी की सारी फोकस की जाएंगी, ठीक है। बॉडी ट्यूब है आप लोगों को लेफ्ट आर्म यहाँ पे अटैच, बॉडी ट्यूब जो होगी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इतनी बड़ी जो ट्यूब है ये बॉडी ट्यूब कहलाती है ये, ठीक है, बॉडी ट्यूब कहलाएगी ये। और उसके बाद फिर आप लोग एडजस्टमेंट स्क्रू आप लोग देख लोगे, एडजस्टमेंट स्क्रू अलग अलग टाइप के हैं, ये सारे के सारे मतलब एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसको ऊपर नीचे करने का, इसको ऊपर करना है नीचे करना है, कौन सा जूम करना है, ये वाली जो होती है अलग अलग मैग्नीफाइंग उसकी कैपेसिटी की होती है, 100 जूम, 10 जूम, 40 जूम, 50 जूम, अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी, उसको रोटेट किया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है मैंने कई बार डाली भी है, आप लोग देख लोगे। माइक्रोस्कोप इसके अंदर देखते हैं, फॉलोइंग आर 4 स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स। आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ था ह्यूमन चीक सेल्स का, ठीक है। ह्यूमन चीक सेल्स का मतलब किसी के भाई कोई भी एक ह्यूमन है, उसके गाल के सेल्स ले लो आप लोग, ठीक है, भाई उसके गाल उखाड़ने नहीं है, ठीक है? वो नॉर्मली स्लाइड है उसके ऊपर चिपकानी है, मतलब थप्पड़ मार के नहीं, ऐसे नॉर्मली ऐसे थोड़ा चिपकाएंगे, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या, स्क्रैप फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द चीक एंड स्प्रेड इट ऑन ए क्लीन slide, put a drop of glycerin on the glass slide, add 2 or more 3 drops of methylene blue, rinse the mouth with fresh water and disinfectant, identify the correct sequence। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग चीक सेल्स लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, चीक सेल्स लेंगे, ठीक है। चीक सेल्स ले रहे हैं, चीक सेल्स कहाँ पे अपने का, स्क्रैप द इनसाइड साइड ऑफ चीक एंड स्प्रेड इट ऑन द क्लीन साइड, ठीक है, क्लीन साइड के ऊपर चिपका दिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्लिसरीन वगैरह लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद माउथ वगैरह को जो भी है इस तरीके से साफ कर लेंगे, ये आप लोगों को करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब सेल थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। सेल थ्योरी जो है एक तरीके से शेल्डिन और स्वान दो साइंटिस्टों ने दी थी, शेल्डिन और स्वान नाम के दो साइंटिस्टों ने दी थी, शेल्डिन और स्वान नाम के दो साइंटिस्टों ने दी थी सेल थ्योरी, ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि जितने भी सेल्स वगैरह हैं वो किससे बने हुए हैं भाई, जितने भी सेल्स हैं लिविंग सेल्स हैं वो सारे के सारे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सॉरी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। और उधर पे एक रुडोल्फ वर्चाउ नाम का एक साइंटिस्ट आया, उनकी भी बात ऐड की गई, ये रुडोल्फ वर्चाउ ने एक तरीके से अपनी बात ऐड करवाई। इसका मतलब क्या था कि जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे अराइज करें प्री एग्जिस्टिंग सेल से, कहां से अराइज करेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। इस सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, दे डिडंट गिव एन आइडिया अबाउट द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। उस टाइम पे जब इन्होंने सेल थ्योरी दी थी तो एक के पॉइंट दिया था, एक ही पॉइंट दिया था इन्होंने एक ही पॉइंट, ये क्या दिया था, इन्होंने ये पॉइंट दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने हुए, वो सेल से बने हुए, कितने किससे बने हैं, सेल से बने हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चाउ, उसने सेल वगैरह एक तरीके से देखा, बहुत ध्यान से क्लोजली उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसी ने बताया कि जितने भी नए सेल्स बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुराने वाले सेल से नया सेल बना है, जो पुराना सेल था ना अपने पास उसी से ही नया सेल बना है। मतलब क्या, सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नए सेल बन रहे हैं वो पहले से पुराने जो सेल हैं उसी से ही बने हैं वो, ठीक है। ये रुडोल्फ वर्चाउ ने बताया, लेकिन उसने अपनी भाषा में बताया भाई, जैसे तुम्हारी भाषा हरियाणवी है, बिहारी है, भोजपुरी है, जो भी है तुम्हारी भाषा है, उसके अंदर तुम लोग कुछ ना कुछ बात कहोगे, भैया जी ने अपनी भाषा के अंदर बोला,
ओमनी सेलुला ई सेलुलाई, ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुलाई, भैया जी ने बोल के छुटकारा पा लिया। अब उसको एक्सप्लेन किया गया सेल थ्योरी के अंदर कि जितने भी सेल्स वगैरह हैं वो किससे अराइज होंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, वो किससे अराइज होंगे, प्री एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास पहले से सेल है उसी से वो अराइज होंगे, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो आप लोगों को सिंगर और निकोलसन का देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आप लोगों को फ्लूइड मोजाइक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किससे देखने को मिलेगा, सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने दिया था, रोडोल्फ वर्चॉन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन और स्वान ने दी थी, दोनों ने मिलके, ठीक है। सेल शेप कैसा होता है भाई, हर एक सेल का अलग अलग प्रकार का शेप होगा। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स का कैसा शेप होगा, बाइकॉनकेव राउंड, ठीक है, कैसा होगा, बाइकॉनकेव और राउंड। व्हाइट ब्लड सेल्स का अगर कोई बात कर ले, एमोवॉइड शेप होगा, अमोइबा का जैसे शेप होता है वो शेप होगा व्हाइट ब्लड सेल्स का। नैरो और लॉन्ग बात करेंगे हम लोग तो कॉलमनर एपिथेलियम का शेप होगा। ओवल अराउंड की बात करेंगे तो मिजोफिल सेल्स का होगा, ठीक है। सेल का साइज क्या है भाई, आरबीसी का साइज है 7 से 8 माइक्रोमीटर, और ठीक है, और ह्यूमनोसाइट का अगर बात करें 120 माइक्रोमीटर है। ह्यूमन बॉडी का 1 से 1000 माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। सेल के बारे में एक बात और बताता हूँ, जो आप लोगों ने अभी अभी बात की है स्मॉलेस्ट सेल की, किसकी बात की है, स्मॉलेस्ट सेल की। स्मॉलेस्ट सेल यहाँ पे दिख गया भाई, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा को हम लोग पीपीएलओ भी बोल सकते हैं। क्या है ये पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये है आपका पीपीएलओ। फिर स्मॉलेस्ट सेल हो गया। अगर हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्गेस्ट सेल की, लॉन्गेस्ट सेल की, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा भाई, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नर्व सेल। अगर हम लोग फिर बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की, कौन सी बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन सा भाई, सबसे बड़ा हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग, किसका हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट हो जाएगा पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट के अंदर ही पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा। फिर लॉन्गेस्ट की अगर हम लोगों ने बात की, सबसे लंबा सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट, वो नर्व सेल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग लार्जेस्ट की अगर बात करते हैं, लार्जेस्ट हो जाएगा अपना ऑस्ट्रिच का अंडा, सबसे बड़ा जो सेल है, ठीक है। अब सेल शेप से इस बात है, हर एक सेल का शेप अलग अलग होगा और उनका फंक्शन भी अलग होगा। जैसे हम लोग आरबीसी की बात कर रहे हैं, आरबीसी का बाइकॉनकेव मैंने बताया, और उसी हिसाब से डब्ल्यूबीसी का एमोइड स्ट्रक्चर बताया, तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है। आरबीसी एक तरीके से रेड ब्लड सेल्स है आपकी बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर बाइंड अप होता है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है वो, बाकी फूड मटेरियल्स को भी। लेकिन डब्ल्यूबीसी तो ऐसा काम नहीं करता, उसका फंक्शन अलग है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, जो भी आपके इम्यूनिटी वगैरह है वो आपके डब्ल्यूबीसी के द्वारा ही होती है सारी सारी। ये आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह देख पा रहे हो, राउंड और बाइकॉनकेव है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये आपके एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं सारे के सारे सेल्स, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम लॉन्ग और नैरो है ये आपके पास, ट्रैकियड है, एलोंगेटेड है, मिजोफिल सेल्स ये प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे आपको। नर्व सेल सबसे हम लोगों ने कौन सा सेल बताया था, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, कौन सा सेल है ये, लॉन्गेस्ट सेल है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने स्मॉलेस्ट सेल बताया था माइक्रोप्लाज्मा। अब देखो सेल का नंबर क्या है, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल है, तो सीधी सी बात है उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, यूनिसेलुलर बोलेंगे। एग्जांपल्स अगर देखा जाए, एमोइबा है, क्लाइमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा है, बहुत सारे एग्जांपल इसके। लेकिन हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वही होगा जिसके अंदर क्या है, कितने सेल हो गए यूनिसेलुलर के अंदर, सिंगल सेल हो गए, कितने सेल हो गए, सिंगल सेल, ठीक है। मल्टी सेलुलर के अंदर क्या हो गया, मल्टी सेलुलर जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल्स हो वो सारे के सारे किसमें आ गए भाई, मल्टी सेलुलर। अपन लोग मल्टी सेलुलर है, अपने अंदर एक सेल है ही नहीं, बहुत ज्यादा सेल, ठीक है। चिकन हो गया, कैट्स, चिकन मतलब वो वाला चिकन नहीं, चिकन मतलब वो मुर्गी वाला, ठीक है। कैट्स बिल्ली हो गई, ठीक है, ट्रीज हॉर्स, एक सेल नहीं है ना इसका, बहुत ज्यादा सेल, तभी तो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। उसका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है। मल्टी सेलुलर के अंदर देखो ऑक्टोपस, टेरोमाइसिन इट इज ए टाइप ऑफ फिश, ठीक है, टेरोमाइसिन हम लोग इसको बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सेल्स। क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग ये देखेंगे, क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे प्रोकार्योटिक सेल्स, सबसे पहले जो सेल्स वगैरह आए थे, सबसे पहले जो सेल्स हम लोगों ने देखे थे जो आए थे वो हमारे पास आए थे प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल्स नाम से पता लगा, प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव,
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है इसका। प्रोकार्योटिक का मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, प्रिमिटिव, शुरुआती तौर का सेल। तो सीधी सी बात है, प्रिमिटिव हो गया और इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ सेल हो गया। प्रिमिटिव शुरुआती तौर में, जब बच्चा जब पहले पहले जब पैदा होता है तो सीधी उसको एलकेजी यूकेजी में क्यों डाला जाता है, ABCD सीखेगा, अनार सीखेगा, सीखेगा तो आगे चल के वही उन्हीं अक्षरों को जोड़ेगा वो। ऐसा तो नहीं है ना सीधा 10वीं क्लास के अंदर डाल दिया, 12वीं क्लास के अंदर डाल दिया, वो सीधा जाके अल्फा बीटा गामा की इक्वेशंस वगैरह संभाल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा कर रहा है बैठ के। ऐसा तो नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, प्रोकार्योटिक है, प्रिमिटिव है और इनकम्प्लीट है, शुरुआती तौर का सेल्स है। शुरुआती तौर में इतनी ज्यादा चीजें डेवलप नहीं हुई थी उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं होता है, ना ही उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनेली है उसके चारों ओर एक तरीके से मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियस नहीं होता उनके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। प्रोकार्योटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इस बात का समझ लो, इस बात को ध्यान रख लो। न्यूक्लियोइड होता है, जो न्यूक्लियोइड होता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि एक तरह पूरा फुल्ली सस्पेंडेड फॉर्म में घूमता रहता है, ठीक है, फुल्ली सस्पेंडेड फॉर्म में घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक तरीके से इनकी मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं जो यूकारियोटिक सेल की अगर बात करेंगे हम लोग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, ठीक है। मॉडिफाई कर लेती है, किसके अंदर मॉडिफाई कर रही है वो मॉडिफाई कर लिया अपने आप को मीजोजोम्स के अंदर। किसमें, मीजोजोम्स। और जो मीजोजोम्स है वो एक काम करते हैं किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। यूकारियोटिक सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है। क्या काम है यूकारियोटिक सेल में, एनर्जी हाउस या एनर्जी करेंसी, एटीपी। एटीपी का सिंथेसिस कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से। एनर्जी करेंसी, एनर्जी का एक तरीके से सिंथेसिस जो हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, ठीक है। तो प्रोकार्योटिक के अंदर एनर्जी वाला कौन काम करेगा, मीजोजोम करेगा। कौन करेगा, मीजोजोम। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे की थी हम लोगों ने, ओरिजिन और सेलुलर स्ट्रक्चर। हम लोगों ने ओरिजिन के बेसिस के ऊपर, भाई सबसे पहले जो सेल आया था कौन सा था, प्रोकार्योटिक था, तो प्रिमिटिव टाइप का था। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, कार्योन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे भी यू का मतलब हो गया ट्रू, जैसे यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया वो क्या हो गया, ट्रू। कार्योन, कार्योन क्या हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये सेल्स वगैरह आ गए आपके पास, ये सेल्स देखो, बैक्टीरियल सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स के न्यूक्लियोइड है यहाँ पे, फ्री एक तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा फैला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम लोग प्रोकार्योटिक की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके जैसी स्ट्रक्चर की है, यहाँ पे आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सही ढंग से वैल्यूबल मार्क्स में नहीं मिलेगी। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मीजोजोम्स के अंदर एक तरीके से बनी हुई है। मीजोजोम्स जो काम करेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे काम करेंगे, यूकारियोटिक के अंदर जो काम करते हैं, ठीक है। अब बेस्ड ऑन सेल डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं हम लोग। सेल डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है, और कुछ है डिफरेंशिएटेड, और कुछ जो है डी डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। डी का मतलब हो गया दोबारा से अपनी सेम पोजीशन पे ही आ जाना। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या हो जाएंगे, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हो जाते हैं, जो कि फॉर्मेशन और मेंटेनेंस करते हैं किसी भी टिश्यू का। क्या कर रहे हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये, जो किसी प्रकार के फॉर्मेशन और मेंटेनेंस कर रहे हैं टिश्यू का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएटेड की। डिफरेंशिएटेड नाम से ही पता लग रहा है भाई, ये एक प्रकार से डिफरेंशिएट मतलब टूटेंगे, ठीक है। स्पेशलाइज सेल है जो एक प्रकार का क्या करते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टेक प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये एक तरह के डिवाइड होके किसी ना किसी प्रकार का प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। डी डिफरेंशिएटेड के अंदर क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड सेल्स है वो दोबारा से क्या कहता है, जनरलाइज्ड एक्टिविटी के अंदर हो जाते हैं डिवाइड होने के बाद, ठीक है। ये आपके चले जाएंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर। फिर आप लोगों को यहाँ पे यूकारियोटिक सेल के बारे में बता दिया गया है। यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल के बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात की थी। प्रोकार्योटिक सेल प्रिमिटिव टाइप के सेल्स थे जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था वहां पे, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं थी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वेल डेवलप्ड सेल है, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप लोगों को एनिमल, प्लांट्स, फंगस तीनों में देखने को मिलेगा। देखो एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड नाम का एक चैप्टर है जो कि सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर सिलेबस से हट चुका है 9th क्लास के, लेकिन वो चैप्टर कितना ज्यादा जरूरी है उसका अभी जिक्र कर लेते हैं।
इतना ज्यादा जरूरी है कि वहां पर जो 5 किंगडम्स दे रखी हैं, 5 किंगडम्स के अंदर हम लोग जब किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि एक किंगडम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की है, बाकी जो बच गई 4, वो चारों के चारों हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो एक किंगडम कौन सी है, पहले तो बात कर लेते हैं 5 किंगडम की। 5 किंगडम है क्या, मतलब हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम के अंदर 5 साम्राज्यों में बांट दिया। ठीक है, और ये जो 5 साम्राज्यों में बांटा है ये आर एच विटेकर ने बांटा है। किसने बांटा है ये, आर एच विटेकर ने, आर एच विटेकर नाम का साइंटिस्ट था, उसने बांटा ये। ठीक है, उसने क्या किया भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है 5 टाइप से हैं। ठीक है, 5 टाइप से। सबसे पहले कर दिया उसने मोनेरा, जिसके अंदर सारे के सारे क्या डाल दिए उसने, बैक्टीरिया। और यही इकलौती ऐसी किंगडम है जो क्या है एक तरीके से प्रोकैरियोटिक, क्या है एक तरीके से प्रोकैरियोटिक। मतलब जितने भी हम लोग ये कहते हैं कि बैक्टीरियाज हैं, सारे के सारे भाई प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया सारे के सारे क्या हैं, प्रोकैरियोटिक्स है। और जितने भी एग्जांपल पढ़े हम लोगों ने बैक्टीरिया के एग्जांपल पढ़े हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में जितने भी एग्जांपल लिखोगे आप लोग, बैक्टीरिया अकेला लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। आई बात समझ में। और उसके बाद फिर अगला जो हम लोग बात करेंगे, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा अगली किंगडम थी। प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग बात करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वो किंगडम्स है जिसके अंदर यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। आप लोग यूनिसेलुलर के अंदर एग्जांपल लिखते हो, यूग्लिना है, एमोइबा है, पैरामीशियम है, ये सभी लिखते हो। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, प्रोटिस्टा के हैं। किसके एग्जांपल हैं, प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा के अंदर आप लोग देखोगे कि क्या क्या हो जाएगा आपके, यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसमें। कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसमें। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस। फंगस के अंदर देखेंगे, फंगस हम लोगों को पता ही है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा फंगस के अंदर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। सेप्रोफिटिक का मतलब मत पूछ लेना, सेप्रोफिटिक नहीं पूछ, फिटिक बहुत दर्दनाक चीज है। सेप्रोफिटिक के अंदर देखो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो डिपेंडेंट है खाना पीना करने के लिए, जैसे अपन लोग ग्रीन प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब निर्भर है एक तरीके से। तो इसी प्रकार कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो बेचारे डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जिंदा है, उसके भरोसे जिंदा है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर निर्भर है जिंदा रहने के लिए, वो सारे के सारे कहलाएंगे सेप्रोफिटिक। ठीक है, वो सारे के सारे कहलाएंगे सेप्रोफाइट्स। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहलाएंगे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, 3 किंगडम हो गई अपने पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस। फंगस का एग्जांपल यीस्ट है। ठीक है, यीस्ट है आपके पास। फंगस का एग्जांपल पक्सीनिया है। बहुत सारे एग्जांपल है जो वीट रस्ट कॉज कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके अंदर। और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर फंगस के बाद प्लांटी की, प्लांट्स। और एक और किंगडम थी अपने पास एनिमेलिया। प्लांट्स और एनिमेलिया के बीच में डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से इतना बहुत है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा, प्लांट्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया कि क्या क्या चाहिए प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर मेरे हिसाब से तो जितने भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक। हाँ, ये एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी हुई थी जब ये टॉपिक चलता था, सिलेबस चलता था। जितने भी एक तरीके से हम लोग ये मानते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये लाइन दी गई थी हम लोगों को प्लांटिक किंगडम के अंदर। एनिमल के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर। यहाँ पे कोई यूनिसेलुलर नहीं देखने को मिलेगा आपको। प्लांट्स के अंदर यूनिसेलुलर क्यों देखने को मिलेगा पता है, क्लेमाइडोमोनास एक एग्जांपल है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी का एग्जांपल है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सारे के सारे एग्जांपल आपके किस चीज के, प्लांट के। ठीक है, ये सभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हम लोगों ने ये पूरा पढ़ ही लिया। तो हम लोगों ने, मैंने बताई थी 3 किंगडम। ठीक है, यहाँ तक यूकारियोटिक सेल के अंदर एक प्रोटिस्टा भी ऐड कर लोगे तो एटसेट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन से हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, प्रोटिस्टा, चारों के चारों जो एग्जांपल है किसके, यूकारियोटिक सेल के। प्रोकारियोटिक सेल का एक एग्जांपल कौन सा था, मोनेरा। एक होता है एग्जांपल जो है प्रोकारियोटिक सेल का, वो क्या है, मोनेरा। हम लोगों ने चारों दोनों के बीच में डिफरेंस लिख दिया, आप लोग कर ही लोगे इसको। यूकारियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, प्रोकारियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है। कम से कम 4 डिफरेंस आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, इतना कर लोगे। भाई न्यूक्लियोइड किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड की अगर कोई बात कर ले, न्यूक्लियोइड किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है प्रोकारियोटिक में। किसमें प्रेजेंट है,
और न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये मैंने बता भी दिया। अब देखो जैसे यहाँ पे भी दे दिया है, ठीक है, न्यूक्लियस हम लोग बात कर रहे थे, इसके अंदर क्या है, वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो सीधी सी बात है, हम लोग इसको जो सिस्टम बिखरा पड़ा है पूरे सेल के अंदर उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे यहाँ पे, है ना। और अगर हम लोग फिर यहाँ पे राइबोसोम्स की बात करते हैं, राइबोसोम्स एक्चुअली में है क्या, हम लोगों ने अभी सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ी नहीं है, लेकिन राइबोसोम्स है क्या। राइबोसोम्स एक्चुअली में वो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये, प्रोटीन्स। जितने भी सेल के अंदर प्रोटीन बनेगा, ठीक है, कौन बनाएगा, राइबोसोम्स। और ये यूकैरियोटिक के अंदर दो टाइप से होते हैं, एक 70s और 80s, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 70s होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल की अगर बात कर लेते हैं, प्लांट और फंगल सेल की अलग सेल वॉल बनी पड़ेगी। ठीक है, प्लांट्स की सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, फंगस की जो काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। यहाँ पे हम लोग एनिमल्स के अंदर सेल वॉल ही नहीं देखते। इसके अंदर जो एक तरीके से बैक्टीरिया के अंदर, मतलब मोनेरा किंगडम थी ना पहली, प्रोकैरियोटिक की वही थी, तो इसके अंदर जो सेल वॉल बनी होगी वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी, पॉलीसैकेराइड की अलग अलग टाइप की, अलग अलग जो एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी अलग अलग बन रही है। ठीक है, सेल ऑर्गेनिज्म का हम लोगों ने बता दिया, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म मिलेगी यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं मिलने वाला, उसके ऊपर किसी प्रकार कोई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला। क्रोमोसोम्स मैंने बता दिया, क्रोमोसोम्स क्या होता है, एक तरीके जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जीन्स वगैरह को जो कैरी कर रहे हैं, वो आपके क्रोमोसोम्स हो गए। वो क्या है, ट्रू क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन विच द हिस्टोन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए की एब्रिवेटेड फॉर्म क्या है, मतलब एक तरह का फुल फॉर्म क्या है डीएनए का, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इतने में किसी को कोई समस्या है क्या, मेरे को बता दो भाई, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है पहले ये बताओ। डीएनए है, डीएनए है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है भाई, आरएनए जो होगा वो क्या होगा, आरएनए है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आरएनए का याद कर लो, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या हो जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे एक तरीके से प्रेजेंट होंगे, हिस्टोन प्रोटीन इसके प्रेजेंट होगा और डीएनए के साथ जुड़ा हुआ होगा ये। यहाँ पे अगर बात करते हैं, नेक्ड क्रोमोसोम्स है जिनके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन से एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद पुअरली डेवलप्ड जोन इन द सेंटर ऑफ द सेल दैट इज डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। भाई पुअरली डेवलप्ड जोन, बिल्कुल सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। अब पुअरली डेवलप्ड होगा तो सीधे से पुअरली डेवलप्ड किसमें था, पहले वाले में, मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के अंदर हम लोग किसको कर सकते हैं भाई, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, वायरस। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म्स में ब्लड सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, ब्लड सेल्स इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये कई बार आप लोगों से पूछा भी गया। ब्लड सेल्स इनके अंदर, ब्लड सेल्स होते कितने प्रकार के, पहले तो ब्लड सेल्स बताओ कितने प्रकार के होते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होंगे, ब्लड सेल्स होते हैं, हम लोग ये मान लेंगे कि एक प्रकार से तीन प्रकार के होते हैं। ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होते हैं बालकों, ब्लड सेल्स जो होंगे आपके पास तीन प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। वो तीनों ही दे दिए क्या, ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, तीनों तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आरबीसी जो है इसके अंदर से न्यूक्लियस नहीं होता भाई, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब आरबीसी की अगर हम लोग लाइफ स्पेन की अगर बात करते हैं आरबीसी की, तो 120 दिन तक जिंदा रहता है। कितने दिन तक होता है इसका लाइफ स्पेन, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 13 से 20 दिन। ठीक है भाई, अब इसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन सी है वो बतानी है। प्रोकैरियोटिक सेल है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत है, वेल डिफाइंड तो है ही नहीं भाई, प्रिमिटिव है वो तो। यूकैरियोटिक सेल हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं ये तो गलत बात है, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा भाई, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनिज्म भी है इसके अंदर, तो गलत बात हो गई ये तो। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, और ये तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अरे बात समझ, दो मेम्ब्रेन है इसके अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स हैव मैनी मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनिज्म, इसके पास बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म हैं, एक नहीं है बहुत सारी हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम,
ER, SER, RER, पता नहीं क्या क्या है इसका, गोल्गी एपरेटस, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। सेल्स आर ऑटोनोमस बिकॉज, सेल्स ऑटोनोमस हैं क्यों? भाई सेल्स ऑटोनोमस क्यों है? अपने आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप ही ग्रो कर सकते हैं, इसलिए ऑटोनोमस है, अपने आप ही ग्रो कर रहे हो। माइटोसिस, मियोसिस, डिवीजन होता है, सेल डिवीजन इसके अंदर, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस प्रेजेंट इज नॉट प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग, किसमें प्रेजेंट नहीं होगा भाई? डीएमवी। भाई एक बात बताता हूँ आपको, डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं प्लास्टिड। इन सभी के अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एक बच गया ये टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। इसके अंदर नहीं होता भाई कुछ भी, ठीक है। ब्लड सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, ये हम लोगों ने अभी अभी कर ही लिया, क्या हो जाएगा ये? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं एक बार। कल जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। मैं आशा करूंगा कि आप सभी यहाँ तक करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, उसके बाद ही फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलेंगे। मेरे हिसाब से इतना हो जाना चाहिए आप सभी का। आज तो बेसिक ही किया हम लोगों ने, सेल ऑर्गेनिज्म तो अभी आई नहीं है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, सेल ऑर्गेनिज्म तो अभी बहुत सारे बाकी हैं। तो आप लोगों को जुड़े रहना है एकेडमी के साथ ही, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग अपने कमेंट्स वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।